हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। लेट्स बीट द नीट का डे नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फ्रॉम पीरियड टी टू मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के आधा तक पहुंचने का मतलब है वो यह कहना चाहता है कि जो हमारा पार्टिकल है वो एसएचएम करते हुए कहां तक पहुंच गया है, यहाँ तक। अगर हम इसको मीन पोजीशन बोल रहे हैं, मीन पोजीशन, तो पार्टिकल हमारा पहुंच गया यहाँ तक, है ना। यानी कि ये मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो a/2 तक पार्टिकल पहुंच गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो मीन पोजीशन से इक्वेशन क्या होता है, पोजीशन का x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन में क्या है, a का वैल्यू दे रखा है हमको a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी को अभी हम थीटा बोल रहे हैं। a से a कट गया, यहां से साइन थीटा 1/2 आ गया, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, ये ओमेगा टी है और यही 30 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तब मेरे पास कितना आ जाएगा, तो सर रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद में ये आ जाएगा पाई/6। ओमेगा टी को लिख सकते हैं 2 पाई/टी इंटू टी, और ये हमसे पूछा गया है इज इक्वल टू पाई/6। पाई से पाई कट जाएगा, इसको इधर भेजते हैं उसको इधर, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/, इसको इधर, हाँ ठीक है, t इक्वल टू 1/, मतलब t/12, स्मॉल t इज इक्वल टू t/12। तो t/12 कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। एसएचएम का अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन किसका है, वेव का है। ओहो, चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन है वेव का। द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज इक्वल टू दिस, है ना, इन मीटर द डिस्टेंस थ्रू विच वेव मूव इन 8 सेकेंड। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है ना, तो इसको कैसे टैकल करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें क्या करना है सर, वेलोसिटी हमको निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के, और गिवन इक्वेशन में ओमेगा कितना है, तो ओमेगा है पाई/2, क्योंकि इसको अंदर ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो πt/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, πx/2। टी का प्रोडक्ट ओमेगा कहलाता है, एक्स का जो पहले वाला चीज लिखा होता है वो के कहलाता है। तो हमारे पास ओमेगा इतना आ गया और के भी कितना आ गया, π/2 आ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी जब हम पुट करते हैं तो ओमेगा π/2, इसमें भी π/2, तो ये कट गया, तो वेलोसिटी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस। तो एस बराबर यू टी, यू के जगह पर क्या रखेंगे सर, स्पीड 1 और टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, तो कितना हो गया 8 मीटर। तो एस बराबर कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो ऐसे ही सोल्व कीजिए, बहुत आसान तरीका है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A source of frequency f send a wavelength traveling at speed v। मतलब कि कोई वेव हमको दे रखा है और उसमें, यहां लिखते हैं, जब फ्रीक्वेंसी f है तो स्पीड v है और वेवलेंथ लैम्डा है। द वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 4f सेम मीडियम रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी जो है
वो 4f हो जाता है तो स्पीड कितना होगा और लेमडा कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात सर स्पीड के बारे में बात करते हैं, है ना। तो स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड जो है वो मीडियम का प्रॉपर्टी है। तो मीडियम सेम रहेगा तो स्पीड सेम रह जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है स्पीड सेम? दो ऑप्शन में, फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब चलिए लेमडा के बारे में सोचते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, यह है इक्वेशन नंबर 1। और स्पीड वही रह गया, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के जगह पर लिखेंगे 4f और लेमडा हमको निकालना है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। v से v, f से f कट गया, 1/1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन लेमडा डैश। अब हमको लेमडा डैश निकालना था तो लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये भी वेव का एक क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर आप इसको ढंग से करते हैं, ध्यान से करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिवीजन होगा हर एक चैप्टर का, है ना। और समय के साथ में ग्रो अप होते जाएगा और हम क्वेश्चन और अधिक बढ़ाते जाएंगे समय के साथ में, धीरे 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 करके एक समय ऐसा आएगा जब पूरा 180 तक लेकर के जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा सिलेबस और आगे बढ़ते जाएगा। अभी तो हर जगह पे वेव वेव तक हो रहा हो फिजिक्स में। 12th अगर बायो का बात करें तो लगभग 12th स्टार्ट हो रहा होगा, किसी का हो गया होगा। तो जहां तक हुआ होगा अप्रोक्सीमेट पूरा ओवरऑल कोचिंग वोचिंग में उतना ही तक का हम सिलेबस लेकर के आते हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से क्या किया जा सके, बनाया जा सके, है ना। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। The two charge Q1 and Q2 repel each other. The force is 100 Newton. On increasing the separation between them is 5 meter. Separation हाँ by 5 meter. उसके बाद में क्या है, the force reduced to, देखिए इसी बात पे ध्यान रखना होता है ना यहीं पे, नहीं तो यहाँ पे जाकर के हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जितना सोच सकते हो उससे भी आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एक और ये इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो पहला में क्या बोला है कि 100 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम कैसे बनाएंगे कि बोला है 2 का मतलब है कि फोर्स को जब हम डिस्टेंस को 5 मीटर से बढ़ाते हैं, 5 मीटर से बढ़ाते हैं ना, 5 मीटर से, यानी कि पहले r था तो अब r+5 कर दिया ऐसा। और उसके वजह से फोर्स रिड्यूस होकर के 64 तक आता है। इसका मतलब है कि 100 से घट करके 64 तक आया। इसका मतलब ये नहीं है कि 64 माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि 2 लिखा हुआ, अगर बाई लिखा होता तब क्या करते सर, माइनस करते, है ना, तब 36 होता, लेकिन अभी कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1। तो एफ डैश क्वेश्चन में हमको दे रखा है तो एक बार लिखते हैं 64 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, K Q1 Q2 से K Q1 Q2 कट जाएगा, इधर 100 है उधर 64 है, यानी कि 100 अपॉन 64। इधर बचा हुआ है 1 अपॉन R और उधर बचा हुआ है 1 अपॉन R प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R, और इसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो R प्लस 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/8 इज इक्वल टू R प्लस 5 अपॉन R। इसको इधर ले जाते तो 10R 8R प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10R, और इधर हो जाएगा कितना, 8R प्लस 40, 8R प्लस 40। इसको इधर लेकर के आओ तो 2R इज इक्वल टू 40, यानी कि इनिशियली R कितना रहा होगा, 20 मीटर रहा होगा। तो लैंग्वेज में उलझाया हुआ क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आसान कह सकते हो और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लैंग्वेज में उलझाया हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे करते हैं।
ये थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। हाँ, ये देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इज इतना, पोटेंशियल और ओरिजिन इज जीरो, मतलब पोटेंशियल जो है ओरिजिन पे कितना है, जीरो। तो मैच द कॉलम इन, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, है ना। अब क्योंकि ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो है तो जो यहाँ वहीं पे आएगा सिर्फ, तो चेंज का मतलब यहाँ पे हम सिर्फ वी कंसीडर करते हैं और वी को भी लेकर के चलते हैं, कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप, आगे में माइनस लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला में ही माइनस है ना, और डॉट डी आर, तो यहाँ 4i कैप है और डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, तो i का i के साथ 8 आ गया लेकिन माइनस, तो 8 वोल्ट माइनस में, यानी कि a का मैच ये गया। यहाँ इसमें और इसमें किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ माइनस का फर्क है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 8 का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे y है तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर j कैप से j कैप का मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस में, है ना। तो इस तरह से मैच कर सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर यहाँ पे ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन पे कुछ और होता तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल रख करके बनाते इस क्वेश्चन को, पर यहाँ उन्होंने ओरिजिन पे जीरो दे रखा है, इसलिए हमारे चेंज इन वी और वी दोनों बात बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, है ना, रिवर्स बायस। देखिए डायोड जो होता है वो ऐसा होता है ना, डायोड जो है, चल डायोड जो है वो ऐसा होता है, ठीक। अब इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये P कहलाता है और ये टर्मिनल N कहलाता है। देखिए P से अगर हायर वोल्टेज जुड़ा हुआ है, P से हायर और N से लोअर, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड बायस, है ना। और अगर उल्टा हो गया कि P से लोअर जुड़ गया और N से हायर जुड़ गया, तो फिर वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। बहुत हल्का क्वेश्चन है और बार बार आते रहता है ना। तो सिंपल से बात ये है कि हायर मतलब कि P से जो जुड़ा हुआ है वो हायर वोल्टेज है ना, तो हायर वोल्टेज है तो वो फॉरवर्ड बायस होगा, और अगर लोअर उससे जुड़ा तो हमसे क्या पूछा है, नोट रिवर्स बायस, मतलब फॉरवर्ड बायस के बारे में पता करना। चलिए देखते हैं, ये हायर है और ये लोअर है, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। क्यों, क्योंकि सर P से लोअर जुड़ा हुआ है और N से हायर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये हायर है और ये लोअर, P से हायर जुड़ा हुआ है और N से लोअर जुड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि ये तो हो गया, है ना, ये है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। इसको चेक कीजिए, तो यहाँ देखिए P से कौन जुड़ा हुआ है, P से लोअर जुड़ा हुआ है और N से हायर जुड़ा हुआ है, तो ये भी हो गया हमारे पास रिवर्स बायस, और ये भी है लोअर और ये हायर है, तो ये भी हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन में 3 एनर्जी लेवल दिस पॉसेस एनर्जी वैल्यू E1 E2, यानी कि E1 एनर्जी सबसे ज्यादा है, E2 उससे कम और E3 उससे कम, E1 E2 E3, ठीक है। इफ λ1 λ2 and λ3 are the wavelength emitted corresponding the transmission from, सबसे पहले क्या है 1 से 2, 2 से 3 और 1 to 3, है ना।
तो हम यह बोल रहे हैं कि अगर 1 से 3 के पास आना है ना, तो सर 1 से 3, 1 2 3 ऐसे आया जा सकता है। पहले 1 से 2 के पास और फिर 2 से 3 के पास, है ना। तो मतलब ये है, ठीक। अब एक बात हम जानते हैं, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा होता है। तो जब हम यहां से यानी कि 1 से 3 पे आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा 3 दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एनर्जी की जगह पर hc अपॉन लेमडा 3। जब 1 से 2 पर आ रहे हैं, कहाँ गया 1 से 2 पर, तो लेमडा कितना है, लेमडा 1 है, लेमडा 1 है, ठीक है। तो hc अपॉन लेमडा 1 प्लस जब 2 से 3 पे जा रहे हैं, कहाँ गया 2 से 3 पर जा रहे हैं, है ना, तब हमारे पास कितना है hc अपॉन लेमडा 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, hc को कॉमन लेकर के काट देते हैं, तो 1 अपॉन लेमडा 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 2 प्लस 1 अपॉन लेमडा, सॉरी यह थोड़ा गड़बड़ हो, हाँ, तो 1 अपॉन 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2, 1 अपॉन लेमडा 3 इज इक्वल टू इन दोनों का 1 2। अब इससे हो जाएगा लेमडा 2 प्लस लेमडा 1। अब हम पूरा को पलट देते हैं, लेमडा 3 इज इक्वल टू 1 2 अपॉन 2 प्लस 1। ऐसा है कोई ऑप्शन, क्योंकि एक और गिवन ऑप्शन से ये मैच कर सकता था, इसलिए पलट दिए सिंपली। आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल भी कह सकते हैं और कॉन्सेप्चुअली कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इन सेमीकंडक्टर द बैंड गैप इज, देखिए हम आपको बता ही देते एक बार, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। नॉन कंडक्टर में जो गैप होता है वो 0 के बराबर होता है, सॉरी सेमी कंडक्टर में, नॉन कंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है और सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और अब ऑप्शन पढ़ लीजिए और मैच कर लीजिए, ग्रेटर देन 3 नहीं, लेस देन 3 दिया हुआ, इक्वल टू 0 तो कंडक्टर के लिए होगा, और हमसे पूछा है सेमीकंडक्टर के बारे में, तो हम आराम से जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238 सही है। तो धीरे धीरे हम 238 तक पहुंच गए। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से, हम 5 मिनट का समय लेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, पर इसके बाद इस तरह का एक भी क्वेश्चन आपके डाउट में नहीं रह जाएगा। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, ये है आर्गन, हमारे पास क्या है, ये आर्गन है, एक बार देखिए, है ना। जैसे कि अब यहाँ पे हो गया स्कैंडियम, ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो, ठीक इस तरह से हमको मान लीजिए दिया हुआ है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट का लिखते हैं, तो हमको यह पता चलता है कि सबके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन है। जहां पे दो जगह पे एक्सेप्शन होता है, तो क्रोमियम के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और कॉपर के आउटर मोस्ट में, मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि 1 कॉमा दिस 1। अब अगर मान लीजिए कि हम सभी पर प्लस का 2 चार्ज लगा देते हैं, तो ये हो गया टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो अगर हम सब पर प्लस का 2 चार्ज लगाते हैं, इसका मतलब यह है कि सब में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिए हैं, रिमूव कर लिया है, यानी कि निकाल लिए हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन एस में से निकलेगा, देन इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, डी में से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें एस में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर को छोड़ करके। तो अब कैसे ध्यान रखना है कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो डी में इलेक्ट्रॉन है 21 के लिए 1, 22 के लिए 2, 23 के लिए 3, 24 के लिए 4, 25 के लिए 5, 26 के लिए 6, 27 के लिए 7, 28 के लिए 8, 9 और 10, ऐसे याद रखना है। अब जब भी मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो डी में जो होता है वो 5 होता है ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 1 ये रहा 5। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, हमको देखना है कि क्रोमियम प्लस के 2 में है, हम एक बार सिखा रहे हैं, इसके बाद से सिंपल एकदम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। और ये कॉन्सेप्ट लगा करके एकदम फट से आंसर दे देना है, फॉर्मूला किसी भी चीज का कोई जरूरत नहीं है। तो क्रोमियम में प्लस का 2 है, प्लस के 2 का मतलब है कि उसके डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं, 1 2 3 और 4। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उतना पॉइंट समथिंग क्या होगा, स्पिन होगा। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ स्पिन। ठीक, मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो हमसे क्वेश्चन में जब भी पूछेगा तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है ना, उतना ही क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है 4 पॉइंट समथिंग, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आज के बाद से आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिंपल कैसे सर, क्योंकि जब भी +2 के बारे में हम बात किया है तो पहले इलेक्ट्रॉन डी में से निकाले हैं, देन इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे, एस में से निकालेंगे। डी में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि पूरे तरह से निकल गया। अब बचा हमारे पास सिर्फ एस में 2 इलेक्ट्रॉन था जो कि पूरे तरह से निकल गया। अब बचा सिर्फ किसके पास, डी के पास इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही डी के पास के इलेक्ट्रॉन को रखे तो सिर्फ डी में ही बच गया। 21 के लिए 1, 22 के लिए 2, 23 के लिए 3, 24 के लिए 4, 25 के लिए 5, 26 के लिए 6, 27 के लिए 7, 28 के लिए 8, 29 के लिए 9 और डी के लिए 10, है ना। तो इन सभी को देखते हुए सीधा अब क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो डी का 5 बनाओ, भरना शुरू कर दो ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। जैसे ही भरेंगे तो हमको पता चल जाएगा, जैसे कि 4 एम्पियर आ गया, जितना एम्पियर उतना पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा, फिजिक्स में भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में ये चीजें दिया हुआ है। बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो यह एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ से। चलिए बात नहीं करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरल कंपाउंड। कैरल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कैरल कंपाउंड का सीधा सा मतलब है कि कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर कुछ भी, उस पे 4 डिफरेंट ग्रुप क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैरल कंपाउंड कहते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। पहला बोला है ब्यूटेनॉल, 2 पर ओल है, तो ब्यूटेनॉल का मतलब 1 2 3 4, और 2 पर ओएल है तो 1 2। तो यहाँ पे क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मेथेन और एक तरफ इथेन है ना। तो यानी कि 4 डिफरेंट है, तो ये तो कैरल कंपाउंड है। अगला चेक करते हैं, 2 पर क्लोरोब्यूटेन, है ना, ये हो गया 1 2 3 4, ब्यूटेन है ना, तो ब्यूट ANE। और 2 पर है क्लोरो, तो 2 पर 1 2, यहाँ पे क्लोरो रख लो। ठीक है, एक तरफ में मीथेन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और इथेन है, यानी कि इस पे भी 4 डिफरेंट कंपाउंड है।
इस पे भी 4 डिफरेंट, यानी कि ये भी क्या है, कैरल सेंटर है। उसके बाद में प्रोपेनॉल है ना, तो प्रोप का मतलब होता है 3, 1 2 3 और इस पर है OH और इधर है H, तो 1 2 3 डिफरेंट मिला, चौथा सेम हो गया, यानी कि ये और ये सेम हो गया, ये भी मीथेन वो भी मीथेन, तो ये कैरल सेंटर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, तो ये भी होगा क्योंकि हमको अवसर तो मिल ही गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देर पहले डिस्कस कर लिए थे, अब अगला चलिए। फंस रहा है भैया बोर्ड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज, मतलब विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। द कोबाल्ट कैन एक्सहैबिट ऑल ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए CO जो है कोबाल्ट, वो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4 शो करता है। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में प्लस का 5 है जो शो नहीं करता है, तो ये भी एक याद करने वाला क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, R is equal to 0.53 into n स्क्वायर अपॉन जेड, और यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो एंगस्ट्रॉम आएगा, है ना। तो क्या हो जाए 0.53 इंटू थर्ड ऑर्बिट बोला है, यानी कि n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 तिहाई 9, जेड के जगह पर लिथियम है तो 3 रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 तिहाई 9 5 तिहाई 15, 1.59 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 1.59 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल अमाइनो एसिड, कौन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता है, तो याद रखना है ग्लाइसिन, है ना, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड याद करने वाला सब क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ सिंबल, अन के लिए होता है 1, एन के लिए होता है नील और टी के लिए होता है तो 103, है ना, टी मतलब ट्रिशियम होता है तो 103। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, सही बात है, कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं डालता है, जहां था इक्विलिब्रियम वहीं पे, तो स्टेटमेंट 1 सही है। Catalyst generally increase the rate of chemical reaction by making available a new lower energy pathway to converge of the constant conversion of reactant to product and vice versa। ये भी क्या है, सही है ना। तो मतलब सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पे फर्क डालता है, बाकी इसको इक्विलिब्रियम से इसको कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि CClO4 है ना डज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, x प्लस का 8 इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू प्लस का 7 आ गया, प्लस का 7 नहीं सॉरी माइनस का 7 आ गया। ठीक है, माइनस का 7 है प्लस का 7, सॉरी गलती हो गया, ऑक्सीजन का माइनस होता है ना, प्लस का 7 सही। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 7, तो प्लस का 7 आने का मतलब ये अपर मोस्ट पॉइंट पे बैठा हुआ है ना। तो अब इसका क्या हो सकता है सर, ये सिर्फ प्लस के 7 से प्लस के 6 पे जा सकता है, 5 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, मतलब इसका रिडक्शन हो सकता है पर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। पर डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए रिडक्शन भी होना जरूरी है और ऑक्सीडेशन भी होना जरूरी है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन तो होगा पर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसलिए बात सही लिखा हुआ है, असर्शन सही है। कारण क्या है, क्योंकि ये कारण, हाँ कारण भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। असर्शन भी सही, रीजन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन के साथ।
विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज इंक्लूड इन फैमिली कैनेडियई। जब भी कैनेडियई बोले सावधान हो जाना, क्योंकि कुछ लोगों को लग जाएगा कैट, पर कैट नहीं, डॉग, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डॉग। अगला क्वेश्चन, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। डिप्लोटीन का को रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, तो देखना है डेजोल्यूशन ऑफ स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जहां हो रहा होता है तो वही होता है डिप्लोटीन के लिए। चलिए अगला, Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in earth atmosphere। सही है, अर्थ एटमोस्फेयर का टोटल 20% ऑक्सीजन ये अकेले क्या कर लेता है। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग currently sold in marketing worldwide are derived from plant। मतलब बोल रहा है कि लगभग दुनिया में जितनी भी दवाएं मार्केट में बिक रही है उसमें से जो 25% दवा है वो डायरेक्ट प्लांट से मिलता है। ये बात भी क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। द VNT आर यूज इन DNA फिंगरप्रिंटिंग वेरीज इन साइज। इसके लिए याद रखने वाला है इंफॉर्मेटिव एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन 0.1 से लेकर के 20 KB तक होता है ना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, द टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल शोन इन द। तो ये जो वेस्कुलर बंडल है वो रेडिकल है ना, रेडियल वेस्कुलर, रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। और रेडियल किस में प्रेजेंट होता है, जनरली रूट में, है ना। तो कौन सा आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आइए, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एज पर द साइलेंट ऑब्जर्वेशन drawn from the human genome project the total number of gene is estimated approximate 30,000, है ना। अगला क्वेश्चन, टू इंटरमीडिएट होस्ट इन ह्यूमन लिवर फ्लॉक आर। एक होता है स्नेल और दूसरा होता है फिश। चलिए अगला, एसिटाइल को एंजाइम 4 कार्बन का होता है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का होता है, मैलिक एसिड 4 कार्बन का होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये होता है 3, पायरुवेट है ना 3 कार्बन का। ठीक है, तो मैच द कॉलम कर लीजिए। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब सही गलत बताना है। इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट, सही बात। रेट ऑफ ग्रोथ कैन नॉट बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली, गलत बात। मैथमेटिकली किया जा सकता है। द ग्रोथ रेट शो इंक्रीज, दैट्स व्हाई द अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, सही बात है। अर्थमेटिक भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है। अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलो माइटोटिक सेल डिवीजन, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूअस टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट इनटू। मतलब ये बोल रहा है कि सिर्फ एक क्या होगा, डिवाइड होगा, और उसमें से एक जो है वो डिफरेंशिएट होगा। फिर ये क्या होगा, एक डिवाइड होगा और एक क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। फिर इसमें से कोई एक डिवाइड होगा और एक डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये बात भी सही है। अब क्या बोल रहा है, ए सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा ACDE सही है, बी गलत है। तो हमसे पूछा है इनकरेक्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बी वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी इनकरेक्ट ही पूछा है ना, इसमें भी क्या पूछा है, इनकरेक्ट ही पूछा है। चलिए देखते हैं, बैक्टीरिया ए अकर बाय द एक्टिविटी ऑफ DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, बात सही है। बी अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी सही है। अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये भी सही है। इन सम वायरसेस सी कैन टेक्स प्लेस रिवर्स डायरेक्शन, सी नहीं, रिवर्स डायरेक्शन बात सही है, पर RNA से DNA, DNA DNA जो कि किसमें दे रखा है, बी में, तो ये होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत। ठीक, ये
जो है वो T1 लेवल पे कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग T2 पे 100 हो जाएगा और T3 पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 10% एनर्जी लॉ पे बेस्ड। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड एंड इट वाज द चांस डिस्कवरी, बिल्कुल सही बात है। पेनिसिलिन वाज द एक्सटेंसिवली यूज्ड द ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वुड वाउंडेड इन वर्ल्ड वार। सेकेंड होना चाहिए था, है ना, और इन्होंने फर्स्ट लिखा, तो स्टेटमेंट सेकेंड गलत है, फर्स्ट सही है। सिंपल सिंपल से एनसीईआरटी का लाइन। Which of the following become extinct due to over exploitation by human? Human के over exploitation से कौन खत्म हो गया था? तो गिवन ऑप्शन में पैसेंजर पिजन, ठीक है, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन। स्टोरेज फूड, फूड का स्टोरेज किस में होता है? पोटैटो में हो गया, जिंजर में हो गया, इन सब में होता है ना। ठीक है, तो किस में हो जाएगा? पोटैटो में, जिंजर में हो जाएगा। टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग, ये हो जाएगा ग्रैप्स में। उसके बाद में फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ब्राउजिंग एनिमल, ये हो जाएगा बोगेनविलिया में। और फॉर द स्पीसीज एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑक्सियला स्पीसीज में, जो बच गया वही जाएगा। चलिए अगला, द कैनली-फिल्ट्रस सिंड्रोम, एडिशनल कॉपी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इस सिंड्रोम में होता क्या है, 47 क्रोमोसोम हो जाता है, यानी कि एक्स एक्स वाई, तो एडिशनल कौन आ गया, एक्स का कॉपी आ गया, ठीक है। द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, देखो स्पोरोफाइट जो होता है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक। तो नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि वो न्यूट्रिशन किससे लेगा, गैमेटोफाइट से। चलिए, पीथ इज अ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, सबसे पहले तो पीथ अगर बोला है तो क्या हो जाएगा, इसको मोनोकोट हो जाएगा, मोनोकोट। मोनोकोट में भी स्पेशली कौन, मोनोकोट में भी स्पेशली स्टेम, मोनोकोट में भी स्पेशली रूट, रूट, तो मोनोकोट, मोनोकोट, मोनोकोट में भी स्पेशली रूट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कीमोओस्मोसिस रिक्वायर्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कीमोओस्मोसिस, अच्छा कीमोओस्मोसिस में कौन रिक्वायर्ड है, एक के अलावा। मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटोन पंप चाहिए, प्रोटोन ग्रेडियंट भी चाहिए, पर ये नहीं चाहिए, है ना, पीईपी कार्बोक्सिलेज नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, एन एबायोटिक एजेंट इज पॉलिनेटेड बाय, तो एबायोटिक एजेंट कौन होता है, एयर एंड वाटर, तो एयर एंड वाटर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।